हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर 19 का स्कैनर। और जो स्कैनर हम करने जा रहे हैं चैप्टर का वो चैप्टर नंबर 1 होगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 मैंने इसलिए उठाया था, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया कि मेरा पर्पस ये है कि आपके एक बार रिवीजन हो जाए। चैप्टर नंबर 1 स्टैट्स का बोल रहा हूँ, जो कि स्टडी नोट नंबर 3 है स्टैट्स का, वो स्टैट का चैप्टर नंबर 1 है। और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट का जो कि स्टडी नोट नंबर 4 है उसको हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि पहले छोटे कर लेते हैं, फिर आपको टाइम भी मिल जाएगा एक बार रिवीजन करने का। मैंने आपको पहले 3 क्लास से बोल रखा है कि रिवीजन आप करिए, तो मैंने 3 क्लास से आपको बोल रखा है कि रिवीजन करिए सर। और चल रही होगी आपकी रिवीजन, अगर नहीं चल रही तो कृपया करके उसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं करोगे तो बहुत लॉस होगा आपका। मैं तो कराते चले जाऊंगा, मैं दिखाते चले जाऊंगा, बट आपको नहीं आएगा। कृपया करके रिक्वेस्ट है दोस्तों, जरूर करिए उसको। जो मैं आपको जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके को जरूर फॉलो करिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा कुछ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, स्टडी नोट नंबर 3 ऑफ आवर बुक स्टैट्स चैप्टर। स्टडी नोट नंबर 3 ऑफ आवर बुक। पहले चैप्टर कर रहे हैं और पहले चैप्टर में किसका, स्टैट्स का। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे स्टैट्स में। आपको एक बार मैं अभी आप बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर दोस्तों पहला एमसीक्यू, स्टैट्स का पहला एमसीक्यू आपका चैप्टर नंबर 1 का होगा। पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 का होगा। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, मैं एक बार इसको एक मिनट दीजिए। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये चीज फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा स्टडी नोट नंबर 3 से होगा, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन भी स्टडी नोट नंबर 3 से होगा। मतलब पहले चैप्टर देखो कह रहा है द नेसेसरी डायग्राम टू कंपेयर अमंग द वेरियस कंपोनेंट और बिटवीन अ पार्ट एंड द होल। या तो होल कर ले, टोटल मतलब होल मतलब क्या होता है दोस्तों, टोटल पूरा, या पार्ट कर ले। वेरियस कंपोनेंट का क्या करना, कंपेयर करना। बताओ कौन करता है, पाई डायग्राम। तो सर ये तो बताया नहीं आपने। बताया मैंने आपको स्टडी नोट 3 में। मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपना कॉन्सेप्ट निकालिए जिसमें मैंने आपको पाई चार्ट कराया था। ये रहा देखो, पाई चार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको। पाई चार्ट को पाई डायग्राम, एंगुलर चार्ट बोलते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो मेरा 5वां पॉइंट आप जरूर देखें। देखो, इट इज जनरली पाई चार्ट, जनरली इट का मतलब क्या, पाई चार्ट। इट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पाई चार्ट। पाई चार्ट जनरली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द रिलेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ वैल्यू एंड द टोटल मींस होल इन देयर रिलेशन ऑफ अ टेबल। अब देखो आप, तो मैंने आपको समझाया कि टोटल वैल्यू ऑफ द कंपेरेंट, और आपको अगर देखा हूं तो यही तो बात लिखी कि नेसेसरी डायग्राम टू कंपेयर द वेरियस कंपोनेंट बीइंग अ पार्ट और अ होल टोटल। तो क्या है दोस्तों उसका आंसर, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम को ही पाई चार्ट कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपका। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देखो थर्ड क्वेश्चन आपका देखा होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका, तो मैं इसका पहला क्वेश्चन लिख देता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम मैंने स्टडी नोट नंबर 3 स्टार्ट करा है। पाई डायग्राम हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का, और यहाँ पर हमारे को 2 मार्क्स मिल गए। कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है। अब हम थर्ड वाला पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि थर्ड वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहे थे यहाँ पर आपको उल्टा पागल बना देगा, ध्यान सुनना। कहेगा था कंसीडर द मार्क्स, कह रहा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताओ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी याद है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मैं आपको बताता हूँ। आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालिए कॉन्सेप्ट को, जो मैंने कराया था। मैंने आपको कराया था चैप्टर नंबर 4 में, लास्ट में आपको कराया था। मैंने आपको क्लास नंबर 10 में कराया था। अगर आप क्लासेस वाइज लिखते हो तो क्लास नंबर 10 देखिए आप, वहां पर मैंने कराया था आपको। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मैंने स्टेप लिखवाया था। मैं आपको सामने देखो स्टेप मैंने क्या लिखवाया था। पहले मैंने कहा था सर अपर माइनस लोअर करना, अपर माइनस लोअर करना दोस्तों। अपर माइनस लोअर का मतलब करने का मतलब है कॉमन गैप निकालना। किसका, अपर माइनस लोअर ऑफ CI का कॉमन गैप निकालना। तो मतलब इन दोनों का कॉमन गैप निकालना। अब देखो कॉमन गैप बिल्कुल सेम है। इस पर 3 प्रोसीजर हुआ करते थे, अगर आपने पढ़ा ध्यान से। तो पहला प्रोसीजर होता है कि भाई अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो क्लास इंटरवल सेम है या अनइक्वल है। तो अगर देखो तो क्लास इंटरवल सेम है। देखो नो का डिफरेंस आ रहा है सब में, इक्वल क्लास इंटरवल है। तो अगर इक्वल क्लास इंटरवल है तो हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी होता है, यही दोस्तों फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होता, मान लो यहाँ पर 10 होता है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस होता है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस होता, यहाँ पर आपका 4 का डिफरेंस होता है, यहाँ पर 6 का होता। तो जब ये क्लास इंटरवल का जो कॉमन पार्ट है वो डिफरेंस नहीं है, इक्वल नहीं है। तो मेरे पे इसके नोट्स नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स के अंदर। मेरे पे इसको इक्वल नहीं है। आप खोलो अपना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो मैंने कराया था। तो मैंने स्टेप लिखा था 1,
आप देखोगे तो स्टेप नंबर 2 आपको लिखेगा, मैंने कहा क्लास विड्थ निकालनी है। और क्लास विड्थ कैसे निकालते थे? क्लास विड्थ निकालते थे आपके पास, क्लास विड्थ निकालते थे आपके पास अच्छा क्लास विड्थ तो ऊपर वाला निकालते थे, ये याद है, ठीक है, याद हो गया मुझे। क्लास विड्थ तो ऐसे निकालते थे यहाँ, तो ये वाला क्लास विड्थ होता था, क्लास विड्थ। और यहाँ होता था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। कैसे निकालते थे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? क्लास विड्थ अपॉन में फ्रीक्वेंसी, अपॉन में क्या होता था दोस्तों? क्लास विड्थ अपॉन में क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास विड्थ अपॉन में क्लास फ्रीक्वेंसी। और लास्ट में बनाते थे हिस्टोग्राम। स्टेप नंबर 3 में अगर आप देखो तो मैंने लिखवाया था हिस्टोग्राम बनाना। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्लास विड्थ अपॉन में क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास विड्थ अपॉन में क्लास फ्रीक्वेंसी। अब क्लास फ्रीक्वेंसी तो ये हो गई, ये आपकी क्या होगी? क्लास फ्रीक्वेंसी। और ये स्टेप तब लगते थे, ध्यान सुनना, वहां पर मैंने ऊपर लिखा है, ये स्टेप तब लगते थे जब आपके पास जो कॉमन गैप है वो अनइक्वल हो, कुछ बराबर आए कुछ अनइक्वल आए। तो हमारा है कॉमन गैप इक्वल, तो ये तो बना ही नहीं क्लास डेंसिटी का, तो हम इसमें क्या कैसे करेंगे? क्लास डेंसिटी ही हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी हमारी क्लास डेंसिटी मानी जाएगी, क्योंकि क्लास डेंसिटी निकालने का पर्पस ही क्या था कि उस कॉमन गैप के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना, गैप के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट। अब यहाँ पर कॉमन गैप है तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है, अगर कॉमन गैप नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी गलत होती। तो कॉमन गैप के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहते थे। बट यहाँ पर गैप इक्वल है तो इस वजह से यही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, अगर बच्चा 11 स्टेप लगा देता है, यहाँ पर 3 स्टेप लगा देते हैं डेंसिटी समझकर, तो आपका गलत हो जाएगा और सबने गलत कराएगी। इसका आंसर 8 है दोस्तों, देखो आप साफ दिख रहा है डायरेक्ट। सेकंड क्या है? सेकंड क्लास में, तो सेकंड क्लास ये हो गया। और सेकंड क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या है? और जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मानी जाएगी। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन इसलिए है क्योंकि जब कॉमन इक्वल गैप होता है तब हमारा केस नंबर 1 लगता है। और मैंने आपको यहाँ पर 3 केस बताए थे, याद हो तो आपको। केस नंबर 1 लगेगा यहाँ पर इक्वल है, और यहाँ पर केस नंबर 1 नहीं, केस नंबर 2 लगेगा। देखो 0 to 9 है तो 9.5 करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 9.5, फिर यहाँ पर 19.5। तो ऐसे करके करेंगे तो देखा जाए तो हमें तो डेंसिटी चाहिए ना, ये तो बराबर ही है, तो ये भी तो इक्वली आता था। केस नंबर 2 भी। केस नंबर 3 क्या था? केस नंबर 3 क्या था दोस्तों? केस नंबर 3 था कि आपको क्या करना है, तो केस नंबर 3 कब लगता था? जब मान लो यहाँ पर कॉमन गैप अलग हो, यहाँ पर कॉमन गैप अलग हो, मान लो यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर, तो ये केस नंबर 3 नहीं है बिल्कुल। ये केस नंबर क्या है? 1 या 2 है। ये 1 भी नहीं, 1 तो क्या होता था जब 0 to 9 हो, 9 से चालू हो, ये 2 है इसमें। तो 2 भी क्या होता था? 1 के बराबर होता, कर लेते थे हम उसको 9.5। तो इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी 8। इसका आंसर है। गलती कर जाओगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी समझ कर नहीं होता, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तब निकालते हैं जब कॉमन गैप इक्वल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है फर्स्ट, आप देखिए आपको दिख रहा होगा कि ज्यादातर तो क्वेश्चन है वो स्टडी नोट नंबर 4 से है। अब देखो ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन भी कह रहा है, रन इन अ क्रिकेट मैच। जो क्रिकेट मैच में रन होते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है क्या? जो क्रिकेट मैच में रन होते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है क्या दोस्तों? तो दोस्तों इसके मैंने आपको नोट्स कराए थे, मैं आपको नोट्स पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने नोट जो कराया है वो आप खोल लेना। याद है आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 कराया था जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप खोलिए चैप्टर नंबर 3 में, आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है, एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, और डिसकंटिन्यूअस का दूसरा नाम है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब पढ़ना जरा इसको ध्यान से पढ़ना। Quantities which take all numerical values with a certain interval or uncountable set of value, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो अनकाउंटेबल होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। और इसको हम मेजर कर सकते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल में भी, ठीक है। एज, काउंटिंग टेम्परेचर, कंट्री ऑफ बर्थ, विनिंग इन अ रेस, काउंटिंग जब आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया देख रहे जरा। अब मैंने कहा रन इन अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में जो रन होते हैं वो क्या होता है दोस्तों, बता दो जरा जल्दी से। तो रन इन अ क्रिकेट मैच इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल नॉट, बिल्कुल। रन क्या न्यूमेरिकली होते हैं नहीं होते हैं, काउंटेबल होते हैं नहीं होते, नहीं। और जितने बना सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सकते हैं, तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो तीसरे का हमारे पास क्या रह गया, तीसरे का तो सेकंड क्लास वाला जो था हमारे में क्या था उसका आंसर 8 हुआ करता था, 8 था सेकंड क्लास का आंसर। तो यहाँ पर आपके 2 मार्क्स आ गए। आप देखना, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपका ये पहला चैप्टर कितने नंबर का आता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट ट्रू फॉल्स में ट्रू है आंसर, क्योंकि ये कंटीन्यूअस वेरिएबल होता है, न्यूमेरिकली है। मोड आ गया, सम आ गया, डेविएशन, वेरिएबल वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो फॉल्स होगा। वेरिएंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं दोस्तों।
स्टैंडर्ड डेविएशन 50% नेगेटिव, यहाँ पर अब कुछ नहीं है। बाकी तो जो मैंने बॉक्स बनाया दोस्तों, अब उसको उसी को देखना है बस। तो जहां बॉक्स बनाया सुना, अब आपसे क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। कह रहा है अरेंज द डाटा, डाटा को अरेंज करना है इन अ फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में टेबल जो चालू होगी 5 क्लास की होगी, और आपके 31 से 40 41 है। अब देख लो आपके पास क्या करना पड़ेगा, 30.5 41.5, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80। प्रिपेयर द टेबल फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रिपेयर द टेबल, सीएफ फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना मतलब सीएफ बनाना है आपको, बहुत लेस देन और मोर देन हो जाए, एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, याद आ रहा होगा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सिंपल है, कह रहा है कि आपको प्रिपेयर टेबल फॉर, टेबल ही बनानी है, एक टेबल पहले तो डाटा को अरेंज करना है, बहुत सिंपल है। पहले 31 से 40 वाला डाटा को अरेंज कर लो, टेबल बना लो, लेस देन और मोर देन हो जाए वाली टेबल बना लो, और ग्राफ नहीं बनाना दोस्तों, सिर्फ टेबल बनानी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और निकाल देनी है, बड़ा सिंपल है, यही करेंगे। और क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 का पहला, तो देखा जाएगा तो पहला क्वेश्चन आ जा रहा है हर बार, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो मैं लिखता हूं क्लासेस, और क्लासेस के बाद मैं जो क्लासेस है उसमें लिखता हूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखो तो मेरे को कैसे इस्तेमाल करना है, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80। तो यहां पर हमारे पास 80 तक करना है। अब ढूंढो 48 कहां पर जाएगा, 48, 54, 48, 54, पहले तो 48 ढूंढो दोस्तों, काट रहा हूं मैं, सबसे 48 ढूंढा, 48 एक हो गया, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2, 3, 4, 4 है दोस्तों। 48 कहाँ है, 4। तो 31 से 40, तो मैंने यहाँ लिख दिया जो 48 है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पहले, 48 कितना है, 4 में, 4 है 48, ठीक है, मैंने लिख दिया पहले तो, ठीक है सर। 54 देखते हैं, 54 कितना है, 1, इस वाली लाइन में नहीं है, 54 2, 54 2 है। पहले तो मैं लिख रहा हूँ जो जो मेरे को आ रहा है, 2 है, ठीक है सर। आगे ऐसे आपको भी करना है, काटते जाना है, नहीं तो फिर बाद में दिखेगा, दिखता रहेगा। 43 देखते हैं, 43 1, 43 पहले ऊपर लाइन में देखते हैं, 43 2, इस वाली लाइन में देखेंगे 43, इस वाली लाइन में नहीं है, दो है, 43 2 है सर, 43 2 है। 58 1, 2, 3 है दोस्तों। 58 आपके पास 3 है। 57 1, 2, तो 2 ही है दोस्तों। 57 में 2 है, 57 2 है। इसके बाद 65 1, 2, 3 है। 65 आपके पास 3 है। फिर 56 1, ओ कहाँ पहुंच गया, 56 1, 2, 3, 3 है। 56 3 है। इसके बाद 42 1, 2, 2 है 42।
क्या करें दोस्तों, ऐसे करना पड़ता है। 53 2 3 53 3 है, 3 है 53। अच्छा 40 आपके पास 1 40 है तो दोस्तों मैंने सारे कंप्लीट कर लिया है, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। अब इधर ध्यान देना। तो ये सारी चीजें मैंने देख ली है। अब 31 से 40 के बीच में, जिसमें 40 इंक्लूड है और 31 भी इंक्लूड है, ठीक है। अब ढूंढो 31 से 40 के बीच में कोई लाइन ढूंढो। 31 से 40 तो एक हो गया, एक 40 के बीच की लाइन 2। 31 से 40 है ना, तो 40 से 8 बोल गया यार, गलती कर दी दोस्तों। मैंने निकाल दिया है सारे के सारे। अब आपको सामने स्क्रीन पे दिख गए होंगे। तो ये आपके पास, अब आपको ना थोड़ा ये बिल्कुल ठीक से करना है दोस्तों। 6 नंबर का है, तो इतना करने पे आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रखना आप। तो इसलिए मैंने इस पर टाइम लगाया, भले ही 10 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है, बट ये ढंग से करना है। क्योंकि बड़ी दिक्कत आई थी, मेरे को भी थोड़ा टाइम लग गया था इसको सोचने में, थोड़ी बहुत मेरी से भी गलती होगी, ठीक है। तो इस बार इसको देख, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया तो एक बार करना है और चेक भी करना है साथ में, ठीक करा नहीं कर रहा, और ये तरीका अपनाना है दोस्तों ऐसे, या आपको जो सही लगे वो तरीका अपनाए, पर करना ठीक है दोस्तों। ये तो ये इसका टोटल चेक करना है कि 50 आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि 50 स्टूडेंट थे टोटल, 50 स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया अब आपको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ना, अब आगे देखना जाएगा। अरेंज द डाटा इन द फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन 5 ऑफ एरिया। हो गया कंप्लीट, इतना कंप्लीट हो गया। कह रहा है प्रिपेयर अ टेबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोथ, दोनों बनानी है, लेस देन और मोर देन। तो सीएफ बनाना है दोनों में, ठीक है दोस्तों। अब मैं दोबारा से उतारूंगा इसको, और इस बार उतारूंगा जब मैं, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, क्लासेस को ऐसे रहने दूंगा, इसको मुझे जरूरत भी नहीं है क्लासेस को चेंज करने की, वो चेंज वैसे चेंज करना था तो उसकी जरूरत नहीं। 31 से 40, 41 टू 50, 51 टू 60, 61 टू 70 और 71 टू 80, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इससे कोई काम है ही नहीं। अब यहाँ पर हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बिना निकले तो निकल नहीं सकता था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों, 6 14 20 7 3, 6 14 20 7 3, और उसका टोटल क्या आ रहा है 50। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी। तो मुझे दोस्तों CF निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने लेस देन ओजाइव, और लिख दिया मोर देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ बनाओगे टाइम वेस्ट होगा आपका, जब पूछा ही नहीं तो बनाएगी, ठीक है। अब आपको लेस देन ओजाइव में CF कैसे निकालते हैं और मोर देन ओजाइव में CF, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था दोनों। मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ आपको। क्या रहता है, प्रिपेयर अ टेबल फॉर CF, CF की एक टेबल बनाओ बोथ, दोनों लेस देन और मोर देन टाइप में। फिर क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालो, ठीक है, उसको बाद में निकाले। पहले देखो CF निकालते हैं तो ऐसे यहाँ से चलते हैं, तो 6 में जोड़ के ले आते हैं, तो 6 + 14 प्लस 6 + 14 20, 20 + 20 40, 40 + 47, और यहाँ पर आ गया 50। और अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है मोर देन ओजाइव में, तो यहाँ 50 से स्टार्ट करते हैं, या यहाँ से करते हैं 3 यहाँ लिख दो, फिर इसमें जोड़ दो 7। आपको मैंने दोनों तरीके से सिखाया, 3 + 7 आपके पास 10 आ गया, और 10 में 20 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 में 14 जोड़ेंगे और 40 में 6 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। या तो ऊपर से कर लो, 50 में से 6 माइनस करो 14 आ जाएगा, 14 में से नहीं 50 में से नहीं, यहाँ पर अलग आना था, 14 थोड़ा आएगा यहाँ पर, 30 + 14 44 आएगा। तो 50 में से 6 माइनस करा 44, 44 में से 14 माइनस करा 30, 30 में से 20 माइनस करा 10, 10 में से 7 माइनस करा 3, और 3 में से 3 माइनस करा, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आपको निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए दोस्तों। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर दोबारा फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, आपको बस यहीं पर उतारना अगर जगह हो तो, जगह नहीं है मेरे इसमें, चलो यहाँ उतार देते हैं।
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है क्लास इंटर, आपके पास क्लास फ्रीक्वेंसी ये वाली होती है, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी, अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी आपको करना है 60/50, 14/50, 20/50, 7/50, 3/50 और 50/50। ये तो खत्म हो गया। तो ये हो गया 6/50, सॉल्व आप कर लेना। ये हो गया 14/50, 20/50, सॉल्व करना है वो 7/50 और 3/50। दोस्तों ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर है आपको? तो यहाँ आपके पास आपने दिसंबर 19 का पेपर सॉल्व कर लिया है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो टोटल हमें देखा जाए तो 6 मार्क्स इसके मिल गए हमें। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया दिसंबर 19 में? दिसंबर 19 स्टडी नोट नंबर 3 में, दिसंबर 19 का स्टडी नोट नंबर 3 दिसंबर 19 में कितने नंबर आए? 6 नंबर का ये, 2 नंबर का 6, 4, 10 और 11 मार्क्स का पेपर आया टोटल, 11 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, 11 मार्क्स का हमारे पास टोटल पेपर आया है दिसंबर 19 में। अब हम स्टार्ट करेंगे जून 19 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जून 19 का। और इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं स्टैट्स का। तो सामने आपको दिख रहा है पहला ही क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था हर बार पहला क्वेश्चन होता है। तो हमने स्टार्ट कर दिया अब जून 19 का पेपर। टारगेट वही है, 2-3 पेपर खत्म करने हैं एक वीडियो के अंदर, एक क्लास के अंदर। तो जून 19 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करा है। अगर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो मुझे बताओ, ये आपके पास ऑजाइव एक्सिस होता है ना, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। इसे बताओ वर्टिकल कौन सा होता है? ये हो गया वर्टिकल, वर्टिकल मतलब जो खड़े में होता है वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल है। ये तो आपको पता है जो लेटे में हॉरिजॉन्टल है। आपको पता चल गया ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। तो मैंने कहा ये पार्ट क्या होता है? वर्टिकल होता है, और ये पार्ट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं इतने का, तो मुझे बताओ ये वाली चीज कहां पर डालोगे आप, और ये वाली चीज कहां पर डालोगे? सर ये सिर्फ क्लासेस होती है ना, क्लास आती है यहाँ पर, आपने सीखा क्लास यहाँ पर आती है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आती है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर गुजरा है कि ये बताओ वर्टिकल एक्सिस में, ये कौन सी एक्सिस होगी? वर्टिकल एक्सिस में क्या आता है, ये आपसे गुजरा क्वेश्चन में। द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ऑजाइव, एक ऑजाइव के वर्टिकल एक्सिस में क्या आता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ आता है? नहीं। क्या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कब निकालते हैं? जब कॉमन गैप सेम नहीं होता। तो ये भी नहीं आता, ये तो तब आता है जब कॉमन गैप सेम नहीं होता। पर क्लास बाउंड्री तो हॉरिजॉन्टल में आता है, ये तो हॉरिजॉन्टल में आता है। तो बच्चा क्या एब्सोल्यूट या फिर फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में से एक ही होगा। तो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हम लिख देंगे जो बिल्कुल हमें गिवन है पहले से ही। तो ये फ्रीक्वेंसी आती है जो पहले से गिवन है। और ये भी आ सकती है दोस्तों, ये भी आ सकती है। ये कब आएगी? ये तब आएगी जब कब होगा? जब इंटरवल सेम नहीं होते तब आएगी, ठीक है? नहीं तो अदरवाइज एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों बट इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं मिस कर गया, एक वर्ड में मिस कर गया यहाँ पर, और वो वर्ड ये है कि यहाँ पर लिखा है एन ऑजाइव। ये तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं। और ऑजाइव निकालते टाइम, ऑजाइव में बताओ वर्टिकल एक्सिस में क्या जाएगा? मैं ये बात कर रहा हूँ, हमें इसका नहीं निकालना, हमें ऑजाइव का निकालना है। तो ऑजाइव में क्या जाता है? सीएफ। गलती यहाँ पर, एक गलती की वजह से देखो मैं मिस कर गया था। यहाँ पर लिखा है वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ऑजाइव। ऑजाइव का वर्टिकल एक्सिस कौन सा होगा? सर सीएफ होगा, ये नहीं होगा, सीएफ होगा सर। वैसे अगर ऑजाइव नहीं लिखा होता तो एब्सोल्यूट होता, बट यहाँ पर क्योंकि ऑजाइव लिखा है तो ऑजाइव का वर्टिकल क्या होगा? सर सीएफ होगा, सीएफ आएगा ना वहां पर। सर इसको लिखेंगे ना वहां पर, तो यहाँ पर आएगा सीएफ इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आएगा ऑजाइव के केस के अंदर, ऑजाइव के आंसर यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इससे आएगा। तो बाकी अगर बाकी होता तो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आती, और अगर वो सेम नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आती। ठीक है सर? तो हर एक का एक पीछे एक लॉजिक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कब आती? क्लास बाउंड्री तो आती नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में आएगी, तो सीधा है। वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल होता तो क्लास बाउंड्री लिखता। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कब आएगी? जब बता रखा होगा कि ये बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस गैप बराबर नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी अदर केस में ऑजाइव लिखा होगा तो सीएफ। ये बात क्लियर होगी आपको? ठीक है। तो अगर दूसरा पॉइंट हम देखें तो दूसरा, चलो पहले तीसरा देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी आर 3 क्लास इंटरवल, इतना इतना इतना। पहले मुझे कॉमन गैप देखो इसमें, 58 माइनस 54 दैट इज 4, इसका कॉमन गैप है 4। 63 माइनस 59, इसका कॉमन गैप है 4, और 64 माइनस 68
इसका कॉमन गैप है 4। तो तीनों का जब सेम ही कॉमन गैप है तो किस बात का हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने कहा था जब कॉमन गैप सेम नहीं होता तब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट होती है, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मान ली जाती है। तो अगर मैंने कहा 54 से 58 में 4 है, ये रहा 4, 59 से 63 में 8 है, और आगे 64 से 68 में 12 है। तो बताओ सेकंड क्लास में क्या होगा? सेकंड क्लास में 8 है। एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है, बट इंस्टीट्यूट आपको पता है क्या कह रहा है? इंस्टीट्यूट अगर ये क्वेश्चन दिया है इंस्टीट्यूट ने, तो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ये कहता है कि भाई देखो, इंस्टीट्यूट बुक में तो क्या लिखता है, देखो 8 नहीं दे रहा था, जबकि 8 आना चाहिए था। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, लॉजिक क्या है, बट हमें अभी यहाँ पर एज पर स्टडी मटेरियल, एज पर पेपर करना पड़ेगा दोस्तों। मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। देखो आप सुनो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था और आप स्टडी मटेरियल में चेक कर लिए जाकर, जब कुछ क्लास इंटरवल इक्वल होते हैं और कुछ अनइक्वल होते हैं तब वहां पर निकाला जाता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 4 4 कुछ अनइक्वल और कुछ इक्वल, तो यहाँ पर सारे इक्वल है, तो यहाँ पर इस केस के अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं निकाली जाती। बट क्योंकि उन्होंने नाम दे दिया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालो, तो निकालो भाई, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो। तो इस केस के अंदर जो हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था तो वो उस हिसाब से गलत हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है आपको? तो हमें फिर कैसे करना है सर? आपका वाला तरीका यूज करें, 8 वाला। तो मैंने कहा 8 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कैसे लिखोगे? इसलिए इनके आंसर के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अगर वर्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाए तो इग्नोर कर देना कि कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि फिर मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो आपके पास आंसर में होगा। हमें तो आंसर लाने से मतलब है सर। अभी ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हुआ, अगर क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हुआ तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है सिंपल तरीके से। कह रहा है सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालो, तो सेकंड क्लास की निकाल देना। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी, अब पहला वाला क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा हमें। डेंसिटी का फॉर्मूला यहां देखेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी क्लास, फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास? सेकंड क्लास की होगी ना, सेकंड क्लास लिखेंगे इधर। बट पहले फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विड्थ। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे, गैप नहीं देखना, गैप देखोगे फिर नहीं होगा आंसर। आंसर उस आपसे नहीं मांग रहा है इंस्टीट्यूट कह रहा है कि गैप आप इग्नोर करो, बस आप ये निकालो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, सिंपल निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालेंगे मुझे बता दो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालेंगे दोस्तों? क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विड्थ। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? कौन सी क्लास का निकालना है? सेकंड क्लास का। तो सेकंड क्लास की क्लास फ्रीक्वेंसी है 8, है ना। सेकंड क्लास की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है। और क्लास विड्थ का समझो, क्लास विड्थ होता है कॉमन गैप। क्लास विड्थ क्या होता है दोस्तों? कॉमन गैप। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं दोस्तों? कॉमन गैप। और कॉमन गैप बताना कितने का है? 4 का। किस वाले में? जिसकी निकालनी है उसका देखना है, जिसकी निकालनी है तो उसका क्या है? 4 है। तो मैंने कहा यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया? 2। 2 इज द राइट आंसर। अब मेरे को पहले पुराने वाले क्वेश्चन में ले आना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका सेकंड अभी करते हैं और थर्ड में कर रहे हैं। तो सेकंड क्लास, सेकंड क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट डेंसिटी ऑफ सेकंड क्लास, ऐसे लिखेंगे। पेपर में अगर करके तो नहीं आना, फिर मैं बता देता हूँ, आप भी कर लीजिए कहीं पर। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ सेकंड क्लास, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्लास फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में सेकंड क्लास विथ, सेकंड क्लास विथ। सेकंड क्लास विथ का मतलब क्या है? कॉमन गैप। तो हमने कहा बताओ, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी थी मेरी 8 और कॉमन गैप है 4 उस क्लास के अंदर, तो ये आ गया मेरा 2 आंसर। अगर मैं पहले वाले पे जाऊं तो मुझे पहले वाला भी ठीक करना पड़ेगा दोस्तों। ये वाला ठीक करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर भी मुझे सेम प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा और मैं इसको दोबारा ले चलता हूँ वाले क्वेश्चन में। तो समझ में आ रहा है? स्टडी मटेरियल आपका कुछ और कह रहा है और इस पेपर में आपको कुछ और पूछ रहा है। तो पेपर में कह रहा है तो स्टडी मटेरियल को फिर इग्नोर कर देना, क्योंकि पेपर में जो ऑप्शन होंगे हमें उसी में देना है दोस्तों, ठीक है। बट अगर बड़ा क्वेश्चन आता है और कॉन्सेप्ट आता है, फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है दोस्तों, फिर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना 8 का। चलो पहले वाले में तो था, मान लिया। बट अब आपसे कह रहा है कि भाई जब भी आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोले तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, क्लास विड्थ निकालो उस क्लास की और क्लास फ्रीक्वेंसी निकालो। तो मैं दिसंबर 19 वाले पेपर में ले आता हूँ आपको दोबारा, और मैंने ये वाला कराया था आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो यहाँ पर भी सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों हमेशा ऐसी करना है आपको, जब इसमें बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलते ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल देनी है। आप मुझे बताओ सेकंड क्लास का
विथ कितना आ रहा है, सेकंड क्लास का विथ का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो ये नो का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड क्लास का विथ का मतलब क्या होगा, नो का कॉमन डिफरेंस, नो आ गया इस क्लास का, विथ ये हो गया विथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इस क्लास का क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी 8 है, तो मैंने कहा भाई 9 अपॉन में 8, सॉरी 8 अपॉन 9 होगा, तो क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विथ होता है, क्लास विथ नीचे आता है, तो 8 अपॉन 9 दैट इज 0.8888, तो ए इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है मेरे भाई। तो आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो मैं कह रहा हूं कि भाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत है, बट क्योंकि उन्होंने क्या है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये अपना ही भूल गए, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कब कैलकुलेट होती है दोस्तों, जब कॉमन डिफरेंस सम कुछ इंटरवल का सेम होता है और कुछ का अलग होता है, तो अलग होता है जब तब होती है, तो यहाँ पर तो सबका सेम ही है, तब भी इन्होंने लगा दी, तो भाई लगा दी तो लगा दी, आप भी लगाना है, इसका कोई लॉजिक क्या दूंगा इसमें, जब इन्होंने कर दिया तो कर दिया। स्टडी मटेरियल में कुछ और बताते हैं और उसमें यहाँ पर कुछ और है, तो आपको भाई आंसर निकालना है, ये बात ध्यान रखना, तो आपको वाला लॉजिक नहीं लगाना, यही अप्लाई करना जो मैंने सिखाया है, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है दोस्तों और बहनों, ठीक। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान सुनना, तो मैं इसका सॉल्व कर लूं, तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विड्थ, तो क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, मेरे को दे रखी है 8 और क्लास विड्थ कितनी दे रखी है 9, दैट इज 0.8, ठीक है 0.88 आ रहा है तो 0.8 लिख सकते हैं इसको, दिस इज राइट आंसर, क्लियर है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन टाइम, टाइम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, टाइम के बेसिस पर मैं आपको दिखाता हूं नोट्स दोस्तों यहाँ पर देखना, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन टाइम, आप बुक का पेज नंबर 101 खोलिए, बुक का पेज नंबर 101 खोलिए, जहां पर मैंने ये बुक से पढ़ाया था, नोट्स में नहीं मिल रहा मुझे, बुक का पेज नंबर 1 खोलिए जहां पर ये कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर मैं आपको पढ़ रहा हूँ, बुक का पेज नंबर 1 खोलकर मैंने यहाँ पर अपने फोन में खोल रखा है, तो मैं आपको पढ़ रहा हूँ टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के बारे में, इसका राइट आंसर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है। देखो व्हेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आप बुक खोल लो उसमें देखो, when the basis of classification is according to the difference in time, लिखा है वहां पर, when the basis of classification is according to the difference in time, then classification is called temporal and chronological classification। ये difference in time के बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन होता है तो क्या होता है वो temporal and temporal classification, तो B is the right answer। यहाँ पर है तो उसका B है, तो भैया 2 मार्क्स तो यहाँ आ गए, ठीक है 2 मार्क्स यहाँ पर आ गए, देखो थ्योरी तो आपको याद करनी पड़ेगी, देखो 2 मार्क्स यहाँ पर, पहले चैप्टर देख लो आप, 2 मार्क्स यहाँ आ गए, पिछले मार्क्स में ये तो हो गए 6 नंबर, 6 नंबर का तो यही हो गया। आगे बढ़ते हैं, पता नहीं कितने आएंगे अभी और। थ्योरी दोस्तों मैंने इतनी अच्छे से कराई है जिसका कोई हिसाब नहीं, मैंने ये शायद बुक से पढ़ाया था, आई थिंक मुझे जहां तक याद है मैंने बुक से पढ़ाया था, नहीं तो नोट्स में अवेलेबल होता है, अगर होंगे नोट्स में अवेलेबल तो होंगे, मेरे नोट्स पे तो मिल नहीं रहे। The color of a flower is an attribute, the color of a flower is an attribute, बताओ पहला, the color of a flower is attribute, दूसरा भी है, the data collected from census report is a primary data, census report से जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डाटा होता है census report से। दोस्तों उससे पहले मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैंने वो दिखाया नहीं, तो मैं पहले आपको बुक मैंने खोली लिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में मैंने लिखा था, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, when the basis of classification is according to the difference in time, ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो गया ना आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला पॉइंट, इससे आपको यकीन हो गया होगा कि जो हमारा स्टडी मटेरियल से ही सारा पेपर आता है और कहीं से नहीं आता बाहर से। तो दोस्तों हमारा द कलर ऑफ अ फ्लावर इज एन एट्रीब्यूट बिल्कुल ट्रू है, और ये मैंने आपको स्टडी मटेरियल में पढ़ाया था दोस्तों, मुझे अभी तक याद है, मैंने स्टडी मटेरियल में आपको शो करके दिखाता हूँ, मैंने आपको दिखाया द कलर ऑफ अ फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट। अब चेक कर लो आंसर इसका, आया ना स्टडी मटेरियल से ही, तो स्टडी मटेरियल से ही दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर मैंने स्टडी नंबर 3 कराया है तो मान लो ये भी कराया होगा, तो इसके बिना तो गया नहीं होगा मैं आगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर ट्रू होगा, बिल्कुल सही आ गया। द डाटा कलेक्ट फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट इज अ प्राइमरी डाटा, तो मुझे इसके लिए आपको कहां ले आना पड़ेगा, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा पे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा पे ले जाना पड़ेगा दोस्तों। तो बताइए प्राइमरी डाटा मैंने कहां सिखाया था आपको, जस्ट ऊपर ही है अभी, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, डायरेक्ट पर्सनल, ये सारे प्राइमरी डाटा डायरेक्ट थ्रू क्वेश्चनरी इन्वेस्टिगेशन थ्रू एस्टिमेट फ्रॉम द लोकल सोर्सेज एंड करस्पॉन्डेंस। तो प्राइमरी डाटा के बारे में अगर देखा जाए तो इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डाटा पर्सनली, खुद जाकर करता है। इनडायरेक्ट मेथड थर्ड पर्सन कैन कॉन्टैक्ट, थर्ड पर्सन जाता है खुद और उससे पूछते हैं। एस्टिमेट फ्रॉम लोकल, हियर द इन्वेस्टिगेटर गेट अपॉइंट एंड करस्पॉन्डेंट टू द कलेक्ट फ्रॉम द डाटा। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट एजेंट अपॉइंट करता है और वहां से करस्पॉन्डेंट डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय प्रिपेयरिंग क्वेश्चनरी, क्वेश्चन प्रिपेयर करके, मालावान वीकली का क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। द मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट ऑन पॉपुलर सेंसस। आ गया देखो,
सारी चीज लिखवा रखी है नोट्स पर। इन्वेस्टिगेशन थ्रू इमिनेटर्स, क्या ये प्राइमरी डाटा है? हाँ भाई सेकेंडरी डाटा तो यहाँ चालू हुआ है, ये सारा ही प्राइमरी है। क्या मैं यहाँ पर सही लिख दूं? क्या यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूं दोस्तों कि अरे कहाँ गया वो, डाटा कलेक्टेड फॉर सेंसस रिपोर्ट, दैट इज अ प्राइमरी डाटा। बिल्कुल सही। हर एक चीज अगर मेरी इंस्टीट्यूट मेरे नोट्स को पढ़ लिया तो मतलब सब आ गया आपको, और कहीं से नहीं आएगा पेपर बाहर से। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ के साथ, नोट्स खोलकर, बुक खोलकर, स्टडी मटेरियल खोलकर, सारी चीज पढ़ा रखी है, सब कुछ भी नहीं है जो ना पढ़ाया हो। तो 2 नंबर यहां से आगे ट्रू फॉल्स है, तो इसको मैं डाल देता हूं यहां पर आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 का पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है। अब मेरा खत्म हो गया। सर खत्म कैसे हुआ? अभी तो ये भी कराना है। मैंने कहा ये तो मैं करा चुका, आपको याद है मैंने कराया था? नहीं याद? लो अभी दिखाता हूँ आपको। सर बार बार थोड़ा कराऊंगा यार, एक ही चीज आपको बता, तो प्रैक्टिस भी तो करनी चाहिए ना आपको, है ना। ये मेरा जून का पेपर आने वाला है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड जून 19 पेपर। मेरे नोट्स में ना तो आपको भी मिलेगा ये जून 19 का पेपर। सेम क्वेश्चन मैं उठाया था जून 19 पेपर, और मैं कौन सा कर रहा हूँ, कौन सा पेपर उठा रखा है मैंने? ये जून 19 पेपर। रॉ मटेरियल ये 11, ये चेक कर लीजिए आप स्टडी नोट में। रॉ मटेरियल इतना, ये आपको तो आता ही होगा, पाई चार्ट नॉर्मल है ये तो, कई लोग है ना। ये तो ये देखो, ये लिखा, फिर 360 से उसका टोटल करके उससे डिवाइड से निकाल दिया, उसके बाद डायग्राम बनाना भी सिखाया था मैंने बहुत अच्छे से, बिना उसके। समझ में आ गया? हो गया होगा ये तो। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना दिसंबर 18 का पेपर। बस लास्ट पेपर है आज की क्लास का, दिसंबर 18। तो ऐसे करके एक टारगेट बनाया तो हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई हमारा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्टी होगा। स्टार्ट करते हैं दिसंबर 19 का पेपर, मैं निकालता हूँ आपके लिए। दोस्तों आ गए हम दिसंबर 18 के पेपर में, आपको दिखा देता हूँ। दिसंबर 18 का पेपर मैंने लिया है, फिर आप कहीं कहो कि भैया दिखाया तो है नहीं आपने, चल की मत दिखाओ उनसे। ये लो भाई कोर से देखो अच्छे से। अब तो बहुत विश्वास हो गया होगा आप पे, मुझ पर, आपका मुझ पर। तो इंटर में तो क्लास मेरे से ही लोगे या कहीं और भी चले जाओगे? सर मेरे से ही लोगे, मुझे पता है। सर आपके लिए ऑफर है, जो मेरी क्लास खरीदता है उसको बहुत कम में दूंगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ आपने फाउंडेशन मेरी क्लास खरीदी, अगर इंटर मेरे से पढ़ते हो तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस होगा, और जो क्लासेस से है ना उससे तो बहुत ही कम होगा। बाकी आप ले रहे हैं 8,000 10,000 8,000 10,000, सर मैं इतने चार्ज नहीं करूंगा। नॉर्मल अभी आपने कितने दिए? 3,000 आपने चार्ज करे हैं मैथ एंड स्टैट्स के लिए, 3,000 4,000 चार्ज करे नॉर्मली, 3,000 4,000 डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, अब मेरी बात समझना, जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो भाई उनको तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए, तो उनको आपको बेनिफिट मिलेगा भाई। नॉर्मल रहेगा 4,000 5,000 के बीच में रहेगी आपकी इंटरमीडिएट की क्लासेस, और इससे ज्यादा नहीं पड़ेगी आपके लिए। सिर्फ बाकियों के लिए तो महंगी होगी, ऑब्वियस सी बात है, बट आपके लिए 4,500 के 4,000 या 5,000 के बीच में रहेगी। बट अगर आप मेरे से पढ़ते हो, अगर आपको मेरे को भरोसा है, भरोसा होगा ना जब आप पास हो गए और आप खुद ही मैसेज कर रहे होगे भाई सर मजा आ गया, आपने जो पढ़ाया ना मजा आ गया, ये फीलिंग मैं देखना चाहता हूँ आपकी कि वहां मेरी मेहनत ना सर वहां रंग लाती जाओ, मुंह पर खुशी आती है ना दोस्तों, खुशी। वो करो सर मैं पास हो गया, मजा आ गया सर, आपने जो पढ़ाया वहीं से आया है, तो वो मैं चाहता हूँ। मेरे पूरे पैसे वहीं पर है, वहीं वसूल हो जाएंगे कि आपने जो आपके जो पैसे है ना, जो आपने पेमेंट करी और मेरी जो मेहनत है वो वहीं वसूल होंगे, जो आपकी खुशी होगी पेपर देके आओगे तो। और हर बच्चा खुश होता है ऐसे। चलो तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। देखो औजार से तो निकलता है मीडियन, ये बात ध्यान रखना, औजार से निकलता है क्योंकि यूं जाता है करता है, यूं जाता है तो यहाँ से होता है मीडियन। बार ग्राफ से कुछ नहीं निकलता, पाईग्राम से कुछ नहीं निकलता सर, पाईग्राम कंपैरिजन करने के लिए होता है, बार ग्राफ कंपैरिजन करने के लिए तो हिस्टोग्राम से निकलता है। मोड हमेशा ध्यान रखना, मोड कहाँ से निकलेगा? हिस्टोग्राम से। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, मैंने पढ़ाया है ये 16 मोड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हिस्टोग्राम। लेस देन मोर देन से तो क्या निकलता है दोस्तों? मीडियन निकलता है। ठीक है, ये कंपैरिजन करने के काम आता है, तो हिस्टोग्राम इज राइट आंसर। आप चेक कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है सर, बहुत मजा आ गया। चलो भाई ये तो यहाँ पर 2 नंबर हमारे को मिल गए, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का पहले पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का पहला पार्ट हमारे पास हिस्टोग्राम है, इज अ राइट आंसर। यहाँ हमारे 2 मार्क्स आ गए, तो 2 मार्क्स आ गए यहाँ पर। इसके बाद हमारा दूसरा, इसमें और कोई है ऐसा? इसमें तो कम ही आए, खत्म हो गए, खत्म हो गए, एक ही था। अरे वाह,
प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट ए डिस्ट्रिक्ट। आप अगर डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल के भी मैंने आपको समझा दो टाइप के वेरिएबल दिखाई भी था, मैंने दो टाइप के वेरिएबल है, मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल बताया था जब फाइनाइट होता है, फाइनाइट जब कोई फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल न्यूमेरिकली होता है और फाइनाइट होता है। और उसमें क्या होता है दोस्तों, उस वाले में कंटिन्यूअस में एक होता है डिसकंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस वाला तो जब फाइनाइट होता है इनफाइनाइट दोनों चलेगा, और डिसकंटिन्यूअस में फाइनाइट होगा। तो मतलब एक क्लास के अंदर 100 बच्चे तो फाइनाइट है ना, एक लिमिटेड है, एक क्लास के अंदर 100 बच्चे तो लिमिटेड है दोस्तों। तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज, और बिल्कुल सही था। कहाँ गया वो, एक तो मैं आपको दिखाने में बड़ा दिक्कत आती है, ये दिक्कत मुझे आती है दिखाने में कि है या नहीं, भले ही आप देख लेते हो फिर भी सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। अगर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, आप जब पूरी क्लास देखो तो आपको ऐसा लगे कि भाई बस मैं स्पेशली फॉर सीएमए फाउंडेशन हूँ, मैं सीएम वाले के अलावा और कोई पढ़ाता ही नहीं। ठीक है मेरे भाइयों, कहाँ गया वो वेरिएबल, देखो भाई मिल गया आखिरकार, कहाँ गए, ये लो भाई, ये देखो यहाँ पे लिखा है ऑन न्यूमेरिकल वेदर सेंट्रल इंटरवल आर अनकाउंटेबल। क्या है ये, अनकाउंटेबल। यहाँ पे लिखा है वेरिएबल विच कैन बी टेक ओनली फाइनाइट वैल्यू, और एग्जांपल भी दिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, एक स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे, फाइनाइट होगा ना, गिन सकते हैं। नंबर ऑफ सेक्शन इन स्कूल, एक स्कूल के अंदर कितने सेक्शन है, ये भी फाइनाइट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस वाले में, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल, गर्ल एक क्लास 100 बच्चे स्टूडेंट है क्लास के अंदर, उसमें गर्ल कितनी होगी, डिस्क्रीट वेरिएबल है या नहीं है, डिस्क्रीट है नहीं है, बिल्कुल है क्योंकि फाइनाइट है। ट्रू इज द राइट आंसर। देखो अब मैंने कोई ऐसी चीज छुड़वाई हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट का ट्रू है आंसर। फाइनाइट की जब भी बात होती है तो डिस्क्रीट होता है, इनफाइनाइट की जब भी बात होती है तो क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस होता है। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन कहीं मिल जाए मुझे दोस्तों, भाई अब ये क्वेश्चन आप करोगे, एक क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, मैं थक चुका हूं दोस्तों, बहुत तेजी से काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ड्रॉ द क्यूमुलेटिव डायग्राम, ये मैंने सिखाया था क्वेश्चन, बोथ मोर देन एंड लेस देन हो जाए फ्रॉम द फ्लोइंग फिगर जिसमें हेंस कंप्यूट द मीडियन। अब मीडियन निकालना, तो यहाँ पर मीडियन कैसे निकालेंगे पता है ना आपको, एक लेस देन हो जाएगा, ड्रॉ देखो मैं आपको सिखा देता हूँ। आप लेस देन मोर देन निकाल दोगे ना, सीएफ निकाल दोगे, लेस देन का सीएफ निकालोगे, मोर देन का सीएफ निकालोगे, दोनों को सीएफ को कहां प्लॉट करोगे, वर्टिकल में प्लॉट करोगे। ठीक है, और ऐसे एक ऐसे जाएगा ग्राफ, एक ऐसे जाएगा, जो बीच का पार्ट होगा ना नीचे, ये वाला पॉइंट ये होगा मीडियन। सर अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, बट आपको ये क्वेश्चन खुद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको करा चुका हूँ, ऐसे बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। मीडियन निकालना भी सिखाया था मैंने, लेस देन हो जाए में मीडियन, यही पार्ट मीडियन होता है। तो फिर दोबारा बता देता हूँ, एक डायग्राम ऐसे जाएगा, एक डायग्राम ऐसे जाएगा, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो जो पॉइंट होगा, ये वाला नहीं, याला पॉइंट होगा, याला पॉइंट मीडियन कहलाएगा, इस पॉइंट को मीडियन बोल देंगे। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आंसर, तो इसको आपको खुद करना है। यहाँ पर इतना पार्ट आपको खुद करना है दोस्तों। एक क्वेश्चन दिया है तब से मैंने आपको खुद करने के लिए, क्वेश्चन नंबर पहला आप लेस देन एंड मोर देन ओजाइव सेल्फ करोगे, खुद करोगे, और मैं आपको करा चुका हूँ। आंसर मुझे भेज देना, मैं चेक कर लूंगा आपका आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, आंसर जरूर भेजना मुझे, ठीक है, कर ना आंसर मुझे पता चल जाएगा आप करते हो नहीं करते हो, मैं भी चेक करता हूँ हम करते हो नहीं करते। ठीक है, तो सेल्फ करना है और आंसर मुझे भेजना है, मैं चेक करोगे, हाँ ठीक है गलत है, ठीक है मैं चेक करूंगा, आंसर जरूर भेजना मुझे। ठीक है, पता चल जाएगा ना फिर मुझे कौन स्टूडेंट पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, मैं भी देखूंगा कौन पढ़ता है कौन पढ़ता है। एक क्वेश्चन तो दूं, गलत होगा पक्का बताऊंगा, फोन मैं खुद करूंगा आपको कि सर आपका आंसर गलत है, इधर आपको ठीक करना, मैं खुद करूंगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सॉल्व करना है तो मुझे बताओ, 2 मार्क्स का इधर, 1 मार्क्स का इधर, 2 और ये 3 और 6 मार्क्स का इधर, 6 7 8 9 मार्क्स का, तो मिनिमम कितना मार्क्स है 9। तो मैंने कहा स्टडी नोट नंबर 3 से, क्या लिख रहा हूँ ये, दिसंबर 18 में स्टडी नोट 3 कितने मार्क्स का आ रहा है, 9 मार्क्स का आया। और अब देखो पहले 9 मार्क्स का आया, और यहां पर कितने मार्क्स का आया था, ट्रू फॉल्स, 1 मार्क्स इधर, 1 मार्क्स इधर, 2 3 4 5 6 और 6 मार्क्स का वो था, वो जो मैं आपको करवा दिया था, 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 मार्क्स का टोटल आया। टोटल कितने मार्क्स का आया इसमें, 12 मार्क्स का आया, ये 12 मार्क्स। आप देखो बढ़ते हुए जा रहे हैं, 12 मार्क्स आया, फिर यहाँ पर 11 मार्क्स का आया, तो देखो ये आपके अक्षमोक्ति में ना 12 ना 11, एवरेज ले ले, तीनों का 10 11 सॉरी 9 11 और 12 डिवाइड बाई 3, तो टोटल देखा जाए 3 पेपर में कितने मार्क्स का आ रहा है, 9 प्लस 11 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 दैट इज 10। तो 10.5 नंबर का अप्रोक्सीमेटली ये है, तो 10 मान लेते हैं, 10 का ये 8 का ये 18 हो गए,
तो भैया 50 में से 18 गए तो डेट इज 32, तो अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का स्टडी नोट नंबर 4 है। 30 मार्क्स का स्टडी नोट नंबर 4 है, क्योंकि अच्छा कोरिलेशन और होता है 15 नंबर के, तो सॉरी गलती होगी मेरे से, 15 नंबर के थे कोरिलेशन एंड डायग्रेशन, स्टडी नोट नंबर तो गलती होगी दोस्तों, 15 नंबर के थे वो। अच्छा 15 नंबर क्या है, ठीक है, तब भी कितना हो गया 25, और 25 मार्क्स का अकेला स्टडी नोट नंबर 4 है दोस्तों, 25 हो गए ना। तो स्टडी नोट नंबर 3 एंड स्टडी नोट नंबर 4 25 मार्क्स के, सॉरी 5 25 मार्क्स का, स्टडी नंबर 4 25 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, 25 मार्क्स और 25 मार्क्स। आगे तीन अगली वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क का आंसर अभी करके मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।